हाँ, तो एक होता है फील्ड कैपेसिटी, एक होता है फील्ड एफिशिएंसी। फील्ड कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया? क्षमता। और एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया? दक्षता। क्षमता यानी कितना कर पा रहा है, और दक्षता यानी कितनी निपुणता के साथ कर पा रहा है। शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना कि फील्ड परफॉर्मेंस के बारे में बात करें अगर किसी मशीन की, तो फील्ड परफॉर्मेंस क्या चीज होती है कि एक मशीन है वो कितनी दर पर किसी फील्ड में कार्य कर पा रही है, उस चीज को क्या बोलते हैं? उसकी फील्ड परफॉर्मेंस बोलते हैं। क्योंकि ये सारा का सारा टॉपिक न्यूमेरिकल से संबंधित है, इसलिए आपको थ्योरी में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बस हमने समझ लिया फील्ड परफॉर्मेंस क्या है। एक कोई भी मशीन है वो खेत में कितना काम कर पा रही है, किस दर से काम कर पा रही है, उस चीज को बोलेंगे फील्ड आपके परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे आप केवल तीन चीजें पढ़ोगे। टॉपिक बता देता हूँ, एक आप पढ़ोगे थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी, एक आप पढ़ोगे इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी, और एक आप पढ़ोगे फील्ड एफिशिएंसी। फील्ड एफिशिएंसी तो अलग चीज होगी, इसलिए उसको साइड कर दिया। अब बच गए यहाँ पे थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी और इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी। इनको समझा देता हूँ क्योंकि इनके लैंग्वेज में सही में नहीं उलझना आपने, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बेस्ड ही हमको करना है। लेकिन थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी इनकी जो क्या है डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे, 2 नंबर के डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसलिए आप परिभाषा तो इनकी याद करोगे। लेकिन क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, इसलिए मेरी क्लास में आज इनको समझाने पे अपना ज्यादा फोकस रहेगा। देखो, थ्योरी का मतलब क्या होता है कि लिखा हुआ क्या है, कागजों में क्या है, और प्रैक्टिकल का इफेक्टिव का मतलब क्या होगा कि हकीकत क्या है। जैसे आप कोई भी गाड़ी खरीदने जाओगे तो वो गाड़ी की कंपनी वाले आपको कहेंगे कि सर आपको 21 की एवरेज दे देगी, 22 की एवरेज दे देगी, 25 की एवरेज दे देगी। अब कंपनी वाले क्लेम इतना करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कितना दे पाती है? वो एक्चुअल में दे पाती है 17 की, 18 की। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि यार कंपनी वाले तो झूठ बोल रहे हैं? कंपनी वाले तो कल को ये बोल देंगे कि यार ये तो 70 की एवरेज देगी और वो दे 17 की एवरेज। तो कंपनी वाले ये इस तरीके का फ्रॉड तो नहीं कर रहे कहीं? ठीक है, कंपनी वाले अपने मन से तो नहीं बोल रहे कहीं? तो देखो, कंपनी वाले अपने मन से कभी कुछ नहीं बोल सकते, उन पे सरकार का दबाव रहता है। जो वो बोलेंगे वो उनके व्हीकल के साथ प्रैक्टिकली होना चाहिए, तो ही वो चीजें सारी पॉसिबल है, अदरवाइज उनके पास नहीं हो पाएगा। अब क्योंकि अपना टॉपिक है थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी का, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एवरेज की, तो वो एवरेज की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको उससे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी और क्या होता है इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी। देखो, कंपनी वाले जो एवरेज क्लेम करते हैं ना, 22 की एवरेज, वो कहते हैं कि आप व्हीकल को 60 पे चलाओ, आप अचानक से स्पीड मत बढ़ाओ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओ, आप गियर्स को शिफ्ट ज्यादा आराम से करो, ऐसे आप रफ ड्राइविंग मत करो। कहने का मतलब क्या है? रफ ड्राइविंग मत करो। वो आपको कम से कम 100 पैरामीटर्स गिना देंगे कि आप कार ऐसे चलाओ, वैसे चलाओ, मोड में यूं चलाओ, यहाँ वो चलाओ, इस टाइम पे क्लच दबाओ, इस टाइम पे एक्सीलरेट करो, वो करो, ये करो, तब जाकर के 22 की एवरेज देगी। ये 22 की एवरेज तो देगी, डेफिनेटली देगी, लेकिन ये सारी कंडीशन आपको माननी पड़ेगी तो देगी। और आप जब व्हीकल चलाते हो तो कभी दिमाग में सोचना है इस चीज को कि आपके ड्राइविंग का पैटर्न क्या है। आप तो कैसे चलाते हो? फन टू ड्राइव करते हो कि हाँ बस ठीक है, झटके से क्लच छोड़ी और एक्सीलरेट किया पूरा। जब पहले गियर के पीक पे पहुंच गई जब आपकी बाइक एक्सीलरेट, तो आपने सेकंड गियर को झटके से एक्सीलरेट किया और इस तरीके से आपने चलाया। आपकी तो इकोनॉमिक जोन में, आप कोई भी मीटर देखना बाइक वगैरह का या कार का, उसमें एक इकोनॉमिक जोन रहता है। उसमें एक इकोनॉमिक जोन रहता है, इको जोन बोलते हैं, जो ग्रीन कलर से इंडिकेटेड रहता है। यानी कि उसमें आप चलाओगे तो आपको एवरेज अच्छी मिलेगी, लेकिन आपकी सुई तो उसमें अटकती नहीं है, आपकी सुई तो होती है ऊपर है। ठीक है ना? तो फिर आपको एवरेज एवरेज नहीं मिल पाती और प्रॉब्लम आती है आपको। तो कंपनी क्लेम क्या करती है? कंपनी क्लेम करती है कि ये जो व्हीकल है इनको अगर परफेक्ट कंडीशन में, परफेक्ट जो कि फील्ड में कभी परफेक्ट कंडीशंस हो नहीं सकती, अगर इस व्हीकल को परफेक्ट कंडीशंस में आपने यूज किया तो इतना क्लेम कर देगी है। तो वो होती है थ्योरेटिकल। और प्रैक्टिकल क्या होती है? ऑन फील्ड आप कितना कर पाते हो, वो होता है प्रैक्टिकल। तो बात करते हैं थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी के बारे में। हाँ जी, थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी मैंने आपको बताई नहीं अभी तक, तो समझ में कैसे आएगी? समझना इस चीज को। थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी क्या होगा? ये आपको बोला गया कि आपके जो ट्रैक्टर होगा या आपका कोई भी मशीन होगी, जनरली ट्रैक्टर के बारे में बोलेंगे अपने, क्योंकि वही आप यूज करते हो फील्ड में, या फिर उसके साथ कोई इम्प्लीमेंट आपने जोड़ दिया वो। ठीक है, तो क्या हो गया कि 100% वो अपनी परफॉर्मेंस दे रही होगी। जैसे ट्रैक्टर को जो भी बनाया गया है, जिस भी पर्पज से बनाया गया है, वो अपनी अगर पूरी 100% परफॉर्मेंस दे रहा है और उसके साथ साथ वो 100% विड्थ एरिया कवर कर रहा है। जैसे मान लो कि कोई ये कल्टीवेटर है, उस कल्टीवेटर के 11 टाइम्स है, तो वो सारी की सारी 11 टाइम्स जो है वो काम कर रही है अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं हो कि उनमें से कोई एक टाइम सही ढंग से काम ना कर पा रही हो। या फिर ये जो पूरे चौड़ाई का एरिया है, आप पूरे चौड़ाई के एरिया को किस तरीके से बनाओ? आप यू बनाओ, जैसे ये फील्ड हो गया, इस फील्ड में आप इतनी चौड़ा इम्प्लीमेंट यूज कर रहे हो तो यहाँ ले आए। फिर सेकेंड राउंड में आप क्या करो?
यहाँ ना ला करके आधा थोड़ा इसमें दबा लो तो फील्ड एफिशिएंसी ऑब्वियस चीज है कि आपकी फील्ड कैपेसिटी कम हो जाएगी। आप जो जो काम कर चुके हो वो काम आप फिर से दोबारा कर रहे हो, ठीक है, फिर वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपने जो काम कर दिया उसको दोबारा ना करो और पूरी की पूरी उसको यूज करो, 100% उसका यूटिलाइजेशन कर लो। फिर जो आपको इसे इम्प्लीमेंट किया ट्रैक्टर की जो कैपेसिटी मिलेगी उसको अपने थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी बोलेंगे। ओके, तो क्या हो गया, ये बोल दिया गया कि इट इज द रेट ऑफ फील्ड कवरेज, कि कितना फील्ड हम कवर कर लेंगे उसकी दर, that would be obtained if the machine were performing its function 100% of the time at the rated forwarded speed and also covering 100% of its rated speed, कि उसकी जो आगे की जो स्पीड होगी उसके अंदर भी अपना 100% पूरी फंक्शनिंग मशीन कर रही है और जो चौड़ाई जितनी वो कवर कर रही है उस चौड़ाई में भी अपनी 100% फंक्शनिंग कर रही है। यानी एक मशीन जो परफेक्ट कंडीशन में, जैसे जो कि मैं बता चुका हूँ, दुनिया में कोई भी कंडीशन परफेक्ट नहीं होती, दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, हर चीज में कमियां होती है, हर इंसान में कमियां होती है, हर धातु में इम्प्योरिटीज होती है, कोई धातु ऐसा नहीं है जो 100% प्योर हो, ठीक है। तो इनपरफेक्शन हर चीज में होता है। तो यहाँ पे जो चीजें बोली गई है वो आइडियल कंडीशन में बोली गई है, वो परफेक्ट कंडीशन में बोली गई है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली तो है, किताबों पे तो पॉसिबल है। तो ये थ्योरेटिकली फील्ड कैपेसिटी है कि इतना कर सकता है। तो थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको एफ सी और स्मॉल टी से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि फील्ड कैपेसिटी लेकिन थ्योरेटिकली। विड्थ यानी कितनी चौड़ाई, ये आप अभी समझ जाओगे, इस चीजों को जब न्यूमेरिकल करोगे तब समझ जाओगे, क्योंकि आप लास्ट न्यूमेरिकल से ये चीज समझ चुके हो कि न्यूमेरिकल्स करते हैं तो ही ये चीजें समझ में आती है। सेकंड हो गया किसकी कितनी स्पीड होगी, विड्थ आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में देना होगा, स्पीड यहाँ पे मीटर पर सेकंड में देना होगा और 36 बटा इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हेक्टेयर पर आवर में आ जाएगा कि 1 घंटे में इतना हेक्टेयर फील्ड कैपेसिटी कर पा रहा है आपका जो ये इंजन, ये जो भी मशीन आप यूज कर रहे हो, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, अगर इसी को मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे क्या क्या चीजें दे दी गई, मुझे विड्थ जो थी वो सेंटीमीटर में दे दी, स्पीड जो थी मीटर पर सेकंड में दे दी। अगर इनको मैं चेंज कर दूं तो मेरा ये थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी की एक और इक्वेशन निकल के आती है जो बहुत ही इजी है, जिसके अंदर क्या रह गया SW/10, जिसका आंसर भी हेक्टेयर पर आवर में आएगा कि 1 घंटे में इतने हेक्टेयर एरिया कवर कर पाएगा। इसमें FCT का मतलब तो वही हो गया, FCT ये इफेक्टिव नहीं होगा भाई, यहाँ पे थ्योरेटिकल होगा, यहाँ पे क्या होगा, थ्योरेटिकल। इफेक्टिव में FCA लिखा जाता है। इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी नहीं है, थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी है, जो हेक्टेयर पर आवर में अपने को आंसर आएगा। एस की बात करें तो ये ट्रैक्टर की स्पीड है, वहां पे हम स्पीड मीटर पर सेकंड में देख रहे थे, यहाँ पे जो स्पीड है वो हम किलोमीटर पर आवर में देख रहे हैं। विड्थ की बात करेंगे तो वहां पे हम जो जितनी चौड़ाई हम कवर कर रहे थे उसको सेंटीमीटर में देख रहे थे, यहाँ पे हम चौड़ाई को मीटर में देख रहे हैं। तो आपको वो फॉर्मूला उतना याद नहीं रखना, आपको ये वाला फॉर्मूला जब ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कि अगर मैं पूछूं फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला पूछूं तो आप झटके से बोल दो स्पीड इंटू विड्थ/10, और स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में और विड्थ होगी मीटर में, बस बात खत्म। ये तो थी किताबी बातें, जो क्या है किसी भी मशीन के बारे में कंपनी क्लेम करती है कि जी इतना कर पाएगी, ठीक है, लेकिन कब कर पाएगी, जब आइडियल कंडीशंस होंगी, सारी चीजें परफेक्ट होंगी, और परफेक्ट तो हो नहीं पाती। तो क्या होता है इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी, यानी कि एक्चुअल में कितना कर पा रही है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया गया, इट इज द एक्चुअल कवरेज ऑफ मशीन बेस्ड ऑन द टोटल फील्ड टाइम, कि पूरे खेत के जितना भी हम टाइम दे रहे हैं उस टाइम में एक्चुअली कितना कर पा रहे हैं हम, ठीक है। परफेक्ट तो कर ही नहीं पा रहे, हो सकते हैं ड्राइवर के स्किल्स ना हो, कुछ और प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी दिक्कतें हो, एक्चुअली में कितना हो पा रहा है, वास्तविकता में जितना हो पा रहा है वो क्या हो गया, इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी। सिंपली में समझना है, एक बार फिर से समझ लो। कार कंपनी क्लेम करेगी कि ये कार 22 की एवरेज दे देगी, वो देती 17 की एवरेज है। आप कंपनी के पास जाओगे कि आपने कहा था 22 की एवरेज दे देगी, तो कंपनी बोलेगी जी ये थ्योरेटिकल एवरेज है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आप आदर्श परिस्थितियों में अगर इस कार को चलाओगे तो वो 22 की एवरेज डेफिनेटली देगी, लेकिन आपकी जो ड्राइविंग टाइप है, आपका जो ड्राइविंग स्टाइल है वो स्टाइल आदर्श नहीं है। वो तो ये भी बोल देंगे कि सड़कें सही नहीं है, आप इसको सही सड़क पे चलाओ। अब इंडिया में तो जैसी सड़कें हैं वैसी सड़कें हैं, आप ऐसा करोगे क्या, कार की 22 की एवरेज लेने के लिए आप सड़कें नहीं बनवा दोगे अपने गाँव में उस कार के अकॉर्डिंग, ठीक है। उनके ये नियमों में तो ये चीज भी होगी कि जी सही सड़क होनी चाहिए, ऐसी सड़क होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, उसमें भी वो पता नहीं क्या क्या चीजें और गिना देंगे आपको। तो हाँ डेफिनेटली वो 22 की एवरेज दे देगी, लेकिन उसके लिए जो कंडीशंस होंगी ना वो इतनी अजीब अजीब कंडीशंस होंगी, पूछो मत। तो वही यहाँ पे आपके थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी में हो गया कि 100% ही उसने कर दिया, यानी परफेक्ट के पास बात बोल दी उसने, जबकि एक्चुअल में परफेक्ट नहीं होता। एक्चुअल में बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। उन सारी चीजों के बाद में एक्चुअल में वास्तविकता में जो एरिया एक मशीन एक पर्टिकुलर टाइम में कवर करेगी उसको बोलते हैं इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी। इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी को भी हेक्टेयर पर आवर में ही कैलकुलेट किया, वो एक्सप्रेस किया जाता है, इसकी भी यूनिट सेम रहती है।
अब हम कैसे निकालेंगे इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी? तो उसको जानने से पहले आपको थोड़ा सा फील्ड एफिशिएंसी के बारे में जानना पड़ेगा कि फील्ड एफिशिएंसी क्या होती है। फील्ड एफिशिएंसी क्या होता है? रेशो होता है, अनुपात होता है किस चीज का? इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी का और आपके थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी का, ठीक है। और परसेंटेज में ये एक्सप्रेस होता है। अनुपात को इस तरीके से लिखा जाता है, फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी बटा थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी इनटू 100। अब हमारा सवाल तो वही रहा कि सर हमें क्या पता इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी कितनी आई है? हमें तो पता ही नहीं है इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी कितनी आई है। तो आपको एक बार के लिए पता करना भी नहीं, जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो आपको ये देखो, कोई भी न्यूमेरिकल होगा ना, कोई भी इक्वेशन होती है जिसमें तीन चीजें होती है, जैसे a इज इक्वल टू बी इंटू सी, तीन चीजें हैं तो आपको दो चीजें गिवन होंगी तो आप तीसरी चीज बता सकते हो। जैसे मैं बोल देता हूँ कि 20 इज इक्वल टू 5 इंटू सी, तो आप मेरे को बता सकते हो सी की वैल्यू कितनी होगी। यानी तीन डिजिट, तीन वेरिएबल्स हो, तीन वेरिएबल्स में दो चीजें अगर हमें पता हो तो हम तीसरा बता सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे आपको नहीं पता इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वही तो चीज का लिंक बना रहे हैं ना आपने, आपको फील्ड एफिशिएंसी दी होगी न्यूमेरिकल में और आपको ये कैलकुलेट करने को बोला जाएगा, कर लेंगे कैलकुलेट। ओके, तो बात करते हैं फील्ड एफिशिएंसी के बारे में, दक्षता के बारे में। दक्षता मैंने क्या बताया, कितनी निपुणता से कर सकता है, यानी एक्चुअल में कितना किया और कंपनी क्या कह रही थी, उन दोनों बातों के बीच की जो रेशो होगा, अनुपात होगा, उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे, उसको बोलेंगे फील्ड एफिशिएंसी। ओके, अब उसके बाद में इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी को भी देख लेते हैं। तो इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी क्या हो गया, इसको एफ सी ए से लिखते हैं, तो ये आपके रह गया एस इंटू डब्ल्यू। एस का मतलब वो स्पीड और डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया आपके वही आपकी विड्थ, किसके अंदर, मीटर में। और ई का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, फील्ड एफिशिएंसी। अगर मैं फिर से यहाँ बैक जाऊंगा तो ये क्या हो गया, इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी को इन्होंने क्या कर दिया, थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी को यहाँ भेज दिया, यानी ई इज इक्वल टू एफ सी ए बटा एफ सी टी इंटू 100 था। इन्होंने एफ सी ए इज इक्वल टू क्या कर दिया, ई को यहीं पे रखा, भाग वाले को दूसरी साइड में भेजा, डिवाइड को दूसरी साइड में भेजा, तो वो गुणा या फिर मल्टीप्लीकेशन में चला गया और इंटू 100 रह गया। तो ये इंटू 100 कहाँ चला गया, आपके बटा में चला गया, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें होगी। एफ सी टी को डिकोड किया तो एफ सी टी का फॉर्मूला क्या था, अपने को पहले से पता था, एस डब्ल्यू बटा 10 होता है, और ई यहाँ से आ गया, तो वही चीजें यहाँ पे सारी की सारी चीजें वही आ गई, एस इंटू डब्ल्यू बटा 10 इंटू ई बटा 100 हेक्टेयर पर आवर। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने फील्ड कैपेसिटी, इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी को डिकोड किया है। आपके पास में कितने फॉर्मूलाज है अब तक, आपके पास में तीन फॉर्मूला है। कौन कौन से फॉर्मूला है, एक तो है फील्ड कैपेसिटी थ्योरेटिकल क्या होगा, हमें पता है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, और विड्थ मीटर के अंदर बटा क्या 10। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास फील्ड एफिशिएंसी का, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी बटा थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी इनटू 100। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है जो इन दोनों फॉर्मूलों की सहायता से हमने डिराइव किया है, ठीक है। एस का मतलब क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा कि एक घंटे में कितना ट्रेवल कर पा रहा है, डब्ल्यू का मतलब मीटर के अंदर हो जाएगा, ई का मतलब एफिशिएंसी जो ऑलरेडी परसेंटेज में दी होती है, क्योंकि यहाँ पे हमने 100 लिख दिया इसलिए परसेंटेज नहीं लिखेंगे। जो आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास हेक्टेयर पर आवर में ही आएगा। ओके, तो होपफुली ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। उसके बाद में अगर बात करें प्रॉब्लम्स के बारे में, तो कोई भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने से इससे पहले मेरे को क्लियर कर दो कि आपको तीन जो पीछे फॉर्मूलाज है वो फॉर्मूलाज समझ में आए हैं कि नहीं आए। आपको समझ में आया है क्या क्या होती है थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी, क्या होती है इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी, और क्या होता है आपके फील्ड एफिशिएंसी। ये चीज मेरे को क्लियर कर दो। ये चीज समझ में अगर आ गई तो अब न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं बचा। हाँ जी, देखो क्या था, तीन टर्म्स है यहाँ पे। एक था फील्ड कैपेसिटी थ्योरेटिकल, एक था फील्ड कैपेसिटी एक्चुअल, एक था एफिशिएंसी, यानी फील्ड एफिशिएंसी, उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। देखो, थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि फील्ड कैपेसिटी होती क्या चीज है। फील्ड कैपेसिटी होगा कि कोई एक मशीन होगी, मशीन क्या, ट्रैक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ट्रैक्टर के पीछे आपने चाहे हैरो जोड़ दिया, चाहे प्लाऊ जोड़ दिया, चाहे सीड ड्रिल मशीन जोड़ दी, चाहे कल्टीवेटर जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया, वो जैसे जोड़ दिया वो ट्रैक्टर का पार्ट ही बन गया ना। मैं अनम्यूट करता हूँ एक आध देखो, ताकि आप इन चीजों को अच्छे से समझ पाओ, ताकि मेरे को समझ पे आए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ सुनील, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, तो जो मैं आपको पूछूं अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप बताना मेरे को। थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी में बोल रहा हूँ, सबसे पहली चीज फील्ड कैपेसिटी क्या होता है वो समझा रहा हूँ। फील्ड कैपेसिटी क्या हो गया कि आपकी एक मशीन, यानी ट्रैक्टर के साथ में आपने हल जोड़ दिया, सीड ड्रिल मशीन जोड़ दिया, प्लाऊ जोड़ दिया, कुछ भी जोड़ दिया, वो किस दर से खेत में काम कर पा रही है, क्या फील्ड कैपेसिटी समझ में आई? यस सर।
सेकंड बात करते हैं अपने किसके बारे में कि ये क्या है, थ्योरेटिकल क्या है और एक्चुअल क्या है, इफेक्टिव क्या है और थ्योरेटिकल क्या है। थ्योरेटिकल को क्या कहते हैं अपने किताबों में क्या है, कागजों में क्या है। अगर थ्योरेटिकल के बारे में बात करेंगे तो वो क्या है, एवरेज वाली बात से आप समझो कि जैसे आप किसी व्हीकल को क्या करने जाओगे, कार परचेज करने जाओगे तो कंपनी वाले आपको बताते हैं कि जी ये फलानी एवरेज दे देगी, और आप जब वो कार खरीद लेते हो और आप सड़क पे चलाते हो तो आपको वो एवरेज नहीं मिलती, उससे थोड़ा कम मिलती है। ये बात समझ गए। यस। अगर आपको इतने यार वो नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बोलो। उसके बाद में अगर बात करें अपने अपने कंफर्टेबल है। हाँ अपने कंपनी वालों के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि सर आपने तो कहा था 22 की एवरेज देनी चाहिए, ये तो एवरेज दे रही है मेरे को 16 की। तो कंपनी वाले अपने को ये नहीं बोलेंगे कि सर आप गलत बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, वो बोलेंगे सर आप सही बोल रहे हो, लेकिन आप जिस सड़क पे चलाते हो सकता है वो सड़क खराब हो, उसमें गड्ढे हो, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा हो, उसमें घर्षण ज्यादा लग रहा हो सकता है आपने टायर बड़े साइज का डलवा दिया, आपको पतले टायर डलवाने चाहिए थे, आपने क्या कर दिया, आप बहुत स्पीड से चलाते हो, आप गियर शिफ्टिंग सही नहीं करते, आप बहुत जल्दी जल्दी गियर शिफ्ट कर लेते हो, आप छोटे गियर में गाड़ी को ज्यादा चलाते हो, आप बहुत जल्दी एक्सेलरेट कर देते हो, अचानक से गाड़ी को एक्सेलरेट कर देते हो, आप झटके से गाड़ी चलाते हो। तो इस तरीके की कई सारी चीजें अपने को बोल देंगे, जिनके कारण वो जस्टिफाइड कर देंगे कि हमारा व्हीकल तो 22 की एवरेज आपको दे सकता है, लेकिन आप ये कुछ गलत प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो जिसके कारण आपको एवरेज कम मिल रही है। क्या ये बात समझो कि नहीं समझे। यस सर। यानी वो जो 22 की एवरेज बोल रहे हैं ना, वो 22 की एवरेज उस व्हीकल के लिए बोल रही है जब वो आदर्श परिस्थितियों में है। आदर्श परिस्थितियों का मतलब क्या हो गया, उसका टायर साइज भी सही है, उसको बड़े प्यार से छोटे बच्चे की तरह उसको एक्सलेट किया जा रहा है, छोटे बच्चे की तरह उसके गियर शिफ्ट किए जा रहे हैं, उसके साथ बिल्कुल वो नहीं की जा रही, ठीक है, उसको एकदम छोटे बच्चे की तरह पैम्पर करके ड्राइव किया जा रहा है व्हीकल को। सड़कें भी एकदम बिल्कुल स्मूथ, यूं मानो जैसी सड़कें इंडिया में है ही नहीं उस तरीके की सड़कों के लिए बोल रहे हैं कि उतनी अच्छी कंडीशन की सड़कें होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमें पता है हमारी लोकल सड़कों की दुर्दशा क्या है। फिर हो सकता है वो और भी कुछ 3-4 बातें और ऐड करते हैं उसमें कि आप ये चीजें करोगे तो आपको भी 22 की देगी। यानी वो उस व्हीकल के लिए, वो उस कार के लिए बता रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि ये व्हीकल 22 की एवरेज दे सकता है, लेकिन वो एक्चुअल में कभी भी 22 की देता नहीं है अपने को। क्या ये चीज समझे हो क्या। यस सर। अब यहाँ पे बात करते हैं अपने फिर से। मैंने क्या कर दिया, मैंने एक ट्रैक्टर लिया, उस ट्रैक्टर के साथ में मैंने एक हल को जोड़ दिया, तो उसकी जो थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी होगी वो कहेगी कि आप 1 घंटे के अंदर आधा हेक्टेयर एरिया कवर कर दोगे, मान लो एग्जाम्पल के लिए यूं ही, ठीक है। थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी कहेगी कि आप 1 घंटे में आधा हेक्टेयर एरिया कवर कर दोगे। थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी जो होगी वो सारी की सारी आदर्श परिस्थितियों में होगी कि ना तो रास्ते ऊबड़ खाबड़ होंगे, ना ट्रैक्टर कहीं बीच में फंसेगा, ठीक है। हो सकता है ना कि कई बार कर रहे हो आप, प्लाऊ यूज कर रहे हो तो आपके साथ में कई बार पत्थर वत्थर आ गए, तो पत्थर आने के बाद में आपका ट्रैक्टर वहीं पे 5 मिनट लगा दे, वो उसमें अटक जाए, अटकने की वजह से आगे ना चल पाए आपका ट्रैक्टर, या कहीं पे और इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाए, कहीं पे किसी पेड़ की जड़ आ जाए, वो जड़ के कारण वो ट्रैक्टर और आगे मूवमेंट ना कर पाए। प्रॉब्लम्स आती है ना फील्ड में काम करते हो तो। यस सर। लेकिन वो कंपनी या वो जो भी चीज है, थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी क्या कहती है कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है, सब एकदम स्मूथ जा रहा है। अब किसी भी हल की बात करेंगे तो हल की एक निश्चित चौड़ाई रहती है, हल की एक निश्चित चौड़ाई रहती है। उसके लिए मैं आपको चीज दिखा देता हूँ। वैसे तो ये इमेज आगे दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी थी, लेकिन यहाँ पे देख लो इसको। इस इमेज को देखिए, इस इमेज में आपके सामने एक कल्टीवेटर है, ये कल्टीवेटर का ये वाला सिरा है और ये कल्टीवेटर का ये वाला सिरा है। यदि जब ये कल्टीवेटर ट्रैक्टर के पीछे काम करेगा तो ये इतना विड्थ का एरिया कवर करेगा, इतनी चौड़ाई को कवर करेगा साथ साथ। अब क्या होता है, होता ये है कि मान लीजिए ये आपका पूरा खेत है और ये एक्स चौड़ाई का कल्टीवेटर है। आपने क्या किया, आपने कल्टीवेटर को चलाया इस पे, तो इसने इतनी चौड़ाई को कवर कर लिया, ट्रैक्टर को फॉरवर्ड चलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई उसमें रास्ते में कोई अड़चन नहीं आ रही, कोई दिक्कतें नहीं आ रही, सब एकदम आइडियल कंडीशंस है, यो मानो एकदम परफेक्ट है सारी चीजें। अब इतना आ गया, अब इतने आने के बाद में आप जैसे ही ट्रैक्टर को मोड़ करके लेके आते हो तो आमतौर पे ड्राइवर्स क्या काम करते हैं, वो बिल्कुल यहाँ से शुरू नहीं करते उसको प्लाउ करना, उसको कल्टीवेट करना या उसको प्लाउ करना। वो क्या करते हैं, वो थोड़ा सा इस वाले पार्ट को भी कवर कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। मैं पेन चेंज करके आपको बताता हूँ कि वो क्या करते हैं, वो यहाँ ये वाले एरिया को आपने क्या कर लेंगे, नेक्स्ट बार के राउंड में ले लेंगे। यानी ये जो एरिया था, इस एरिया को तो आप पहले से कल्टीवेट कर चुके हो, इसको तो आप पहले से प्लाउ कर चुके हो, ठीक है, लेकिन आपने क्या कर लिया, इस एरिया को फिर से कवर कर लिया।
थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी कहती है कि ऐसे कैसे कर लिया, जो आपने पहले से कवर कर लिया उस पर चलाओगे तो हम थोड़े ना रिस्पॉन्सिबल है, आप बिल्कुल सटा के चलाओ, जो आपने एरिया कवर कर लिया उस एरिया को छोड़ के और बाकी एरिया से चलाओ। लेकिन सुनील मुझे ये बताओ कि क्या आप फील्ड में काम कर रहे होते हो तो इतना यूं इस तरीके से कर पाना पॉसिबल रहता है क्या? नो सर। यानी वो परफेक्ट कंडीशंस में तो आपकी बात सूट हो जाएगी, परफेक्ट कंडीशंस अगर होंगी तो उन कंडीशंस के अंदर तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन इस तरीके की ऑन फील्ड कंडीशंस के अंदर काम नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि ऑन फील्ड कंडीशन में तो आपके रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी ना। तो एक चीज होगी किताबी चीज और दूसरी होगी वो चीज। किताबी चीजों में बात करें तो आप किसी दवाई का स्प्रे करोगे तो उस दवाई के स्प्रे से मर जानी चाहिए आपकी क्या बॉलवर्म्स वगैरह या जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं, लेकिन कई बार वो नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? हो सकता है कुछ दूसरे कारण आ गए हो। ठीक है, किताबों में सारी चीजें उतनी क्लियर नहीं होती। देखो जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बोला था कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, थ्योरेटिकल नॉलेज में लिमिटेशंस रहती है चीजों की। ठीक है, जब आप उस चीज को ऑन ग्राउंड फील्ड में लेकर के उतरोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें तो 100 बातें और है जिनका हमें ध्यान रखना है। तो अब मेरे को बताओ क्या थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी और अफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। और फील्ड एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे तो यूं मान लो कि फील्ड थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी और इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को क्या कहते हैं? इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। यानी कंपनी क्लेम किया कि 22 की एवरेज देगी, दे रही 17 की एवरेज है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इतने का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्या बोल देंगे अपने? इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी बोल इफेक्टिव। देंगे। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, एक्चुअल में इनके डिफरेंस को नहीं कहते, इनके रेशियो को कहते हैं। यानी क्या हो जाएगा आपका 17/22 × 100, ये जो भी आएगा वो आपकी उसकी इफेक्टिवनेस होगी कि कंपनी ने कहा तो इतना था लेकिन एक्चुअली में केवल इतना ही हो पा रहा है, कि जितना कंपनी ने कहा था उसका इतने परसेंटेज ही हो पा रहा है, इतनी इसकी एफिशिएंसी है। जैसे मैं आपको अगर कैलकुलेट करके बताऊं ये एग्जांपल, तो क्या हो गया 17/22 × 100, तो ये 77% हो गया कि कंपनी ने जो भी बातें हमें बोली थी ना वो 77% तो सच है, बाकी झूठ है। बाकी झूठ नहीं है, एक्चुअल में प्रैक्टिकल कंडीशंस में वो चीजें पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी सुनील, समझ में आया कि नहीं आया क्या होता है यस सर, आ गया आ फील्ड गया। कैपेसिटी? थ्योरेटिकल क्या है, एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी क्या है और इफेक्टिवनेस क्या है फील्ड कैपेसिटी की? यस सर, आ गया। अब फटाफट से बाकी स्टूडेंट्स मेरे को बताओ कि ये तीन चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, फिर इनके फॉर्मूलाज बताता हूँ, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। अब क्योंकि आपको समझ में आ गया तो अब ज्यादा लफड़ों में नहीं उलझेंगे, अब डायरेक्ट इनके फॉर्मूलाज लिखेंगे कि आपके फील्ड कैपेसिटी थ्योरेटिकल का फॉर्मूला रहेगा स्पीड इंटू विड्थ बाय 10। स्पीड यहाँ पे किस में होगी? किलोमीटर पर मीटर पर आवर में होगी। स्पीड यानी कि आप कितने किलोमीटर एक घंटे में कितने किलोमीटर चल रहे हो। जनरली आपकी बाइक में जो स्पीड आपको शो होती है वो किलोमीटर पर आवर में रहती है। विड्थ आपको किस में रहेंगी? मीटर के अंदर गिवन रहेगी। या आपके फील्ड कैपेसिटी थ्योरेटिकल का फॉर्मूला होगा। अगर मैं बात करूंगा फील्ड एफिशिएंसी का फॉर्मूला, तो फील्ड एफिशिएंसी जिसको केवल ई से रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला रहेगा फील्ड कैपेसिटी एक्चुअल बटा फील्ड कैपेसिटी थ्योरेटिकल इनटू 100। अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है फील्ड कैपेसिटी एक्चुअल। तो फील्ड कैपेसिटी एक्चुअल इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या रह जाएगा? एफिशिएंसी इनटू फील्ड कैपेसिटी थ्योरेटिकल डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब मेरे को पता है फील्ड कैपेसिटी थ्योरेटिकल का फॉर्मूला रहता है एस इंटू डब्ल्यू बाई 10, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ फील्ड कैपेसिटी एक्चुअल इज इक्वल टू ई बटा 100 इंटू एस इंटू डब्ल्यू बटा 10। अब मेरे को बताओ ये चार आपको फॉर्मूला समझ में आए कि नहीं आए? चलो, एक स्टूडेंट को चौथा समझ में नहीं आ रहा, तो ये फील्ड कैपेसिटी थ्योरेटिकल जो थी उसको अपने ये भी तो बोल सकते हैं ना, फील्ड कैपेसिटी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू एस इंटू डब्ल्यू बटा 10। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने फील्ड कैपेसिटी थ्योरेटिकल ना लिख के पूरा इसको डिटेल में लिख दिया एस इंटू डब्ल्यू बटा 10। बात समझ में आ गई? अब तो क्लियर है। आगे देखिए, अब न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि ये जो चीजें रहती है ना वो जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो यहाँ पे आपका एक और डाउट क्लियर हो जाएगा, जो विड्थ वाला आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है वो कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे क्या बोला गया कि एक 5 × 20 सेंटीमीटर का डबल एक्शन डिस्क हैरो है जो ऑपरेट किया जा रहा है एक ट्रैक्टर के द्वारा। उस ट्रैक्टर की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी हमें बताइए, अगर फील्ड एफिशिएंसी कितनी हो? 80% हो तो इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं अपने डायरेक्ट फील्ड एफिशिएंसी का। ये फील्ड सॉरी एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी पूछी है तो फॉर्मूला लगा लेते हैं फील्ड कैपेसिटी एक्चुअल इज इक्वल टू एस इंटू डब्ल्यू बाई 10 इंटू ई बाई 100। एफिशिएंसी 80% डायरेक्ट दे दी।
स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर डायरेक्ट दे दी, 10 है ही, 100 है ही, बच गया केवल एक विड्थ का चक्कर कि कितनी चौड़ाई। फॉरवर्ड 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 80% उसकी एफिशिएंसी है, मतलब एक्चुअल में और उसके अंदर 20% का डिफरेंस है। ठीक है, अब ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब फील्ड कैपेसिटी एक्चुअल बताओ, विड्थ कितनी रखें, वो एक चक्कर है। वो चक्कर किस तरीके से सॉल्व होगा, उसको आप पहली चीज तो मीटर में आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे चौड़ाई जो दी गई है वो चौड़ाई दी गई है सेंटीमीटर में, तो उसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको 5x20 सेंटीमीटर दे दिया, उसका मतलब क्या है, वो मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन वो डिस्क प्लाउ के कंपैरिजन के करने से ज्यादा मैं कल्टीवेटर में आपको समझाना पसंद करूंगा। कल्टीवेटर को समझना बड़ा ईजी रहता है। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टाइम्स है इसमें। ठीक है, 9 टाइम्स है इसमें, जिसमें एक चीज और नोटिस करो कि ये पीछे वाले, अब मैं एक दूसरी इमेज आपको दिखाता हूँ ताकि आपको इसका दूसरा व्यू पता लगे। तो ये पीछे वाले में अगर अपने देखेंगे तो 2 एक्सल इसमें लगी हुई है, एक फ्रंट एक्सल एक बैक एक्सल, तो पीछे वाले एक्सल में 1 2 3 4 और 5 लगे हुए हैं, और उन दोनों के बीच के गैप में, यानी इसके और इसके गैप के बीच में एक और लगा हुआ है। ये बात समझ में आई ना। तो यहाँ पे फिर से उस इमेज में चलते हैं, फ्रंट व्यू से जब इसे देखते हैं तो इनके बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इनके बीच में, और इनके बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इनके बीच में। इसी तरीके से इनके बीच में जितना डिस्टेंस होगा वो सिमिलर होगा सबके बीच में। यहाँ से इमेज थोड़ी सी तिरछी होगी, उसके लिए आपको यहाँ डिफरेंस ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन होता नहीं है, इक्वल डिस्टेंस रहता है। हमें जो बोला वो हमें क्या बोला, 5 इंटू कितना था, 20 था क्या, 5 इंटू 20 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 20 का क्या मतलब हो गया कि 5 डिस्क लगे हुए हैं। जैसे इसके अंदर कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स है, तो इसके लिए क्वेश्चन होता तो क्या बोलता, 9 इंटू, अब इनके बीच की डिस्टेंस बोल देता। इनके बीच की डिस्टेंस मान लो 20 सेंटीमीटर है, एज्यूम कर लो कि ये कल्टीवेटर है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो ये टोटल जो विड्थ है, टोटल चौड़ाई जो है वो कितनी कवर कर रहा है, 9 को 20 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये देखो ना 20 सेंटीमीटर, फिर 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 20 सेंटीमीटर, इस तरीके से सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 180 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई। उसी तरीके से हमारे इसने डिस्क प्लाउ बोल रखा, यानी मतलब क्या हो गया कि 5 डिस्क हैं और सबके बीच में 20-20 सेंटीमीटर का गैप है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये इसकी टोटल चौड़ाई होगी कि ये इतना चौड़ाई का एरिया जो है वो इतनी चौड़ाई का एरिया कवर करेगा। मेरे को ये बताओ क्या विड्थ कैलकुलेट करना समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये समझ में आ गया तो उसके बाद में आपका न्यूमेरिकल 1 मिनट का बचा है केवल। आपको ये जो विड्थ यहाँ पे दी होती है उस विड्थ को किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है वो चीज समझ में आई कि नहीं आई, जो बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है उसमें। भैया आप एक डिस्क प्लाउ यूज कर रहे हो, आप हैरो बोला है यहाँ पे, लेकिन समझने के लिए प्लाउ बोल दो हैरो बोल दो, एक ही बात है। आप एक डिस्क हैरो यूज कर रहे हो तो उसमें केवल एक ही डिस्क थोड़ी यूज कर रहे हो, आप तो पांचों की पांचों डिस्क पीछे पीछे चल रही है उसके, तो 5 डिस्क चल रही है तो वो इतनी चौड़ाई को कवर कर रही है, तो बस वो टोटल चौड़ाई पूछी है इसने यहाँ पे। तो बताओ मेरे को फटाफट से समझ आया कि नहीं आया। अब कुछ नहीं करना, अब सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख देना है। सबसे पहले विड्थ को देख लेंगे, 5 इंटू 20 सेंटीमीटर बोला यानी 100 सेंटीमीटर हो गया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 1 मीटर बन गया ये। अब मैंने फॉर्मूला में लिख दिया, फील्ड कैपेसिटी एक्चुअल इज इक्वल टू स्पीड इंटू विड्थ बट्टा 10 इंटू एफिशिएंसी बट्टा 100। तो स्पीड कितनी थी, 5 थी। विड्थ मेरे को सेंटीमीटर में नहीं मीटर में चाहिए, जो कि 1 मीटर आई है, 1 मीटर बट्टा 10, एफिशिएंसी कितनी 80% बट्टा 100। इसको कैलकुलेट कर लूंगा कैलकुलेटर की सहायता से, क्योंकि इंजीनियरिंग के पेपर में कैलकुलेटर लेके जाना अलाउड रहता है, और कैलकुलेट करने के बाद में जो भी आंसर आएगा वो मेरा एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी होगा। एक बार आपको भी दिखा देता हूँ इसको यहाँ पे। सबसे पहले साइज देख लिया हमने, हैरो का कितना है, टोटल साइज कितना है, इसने केवल हमें केवल वो बताया कि उनके बीच में गैप कितना है, इनके बीच में गैप कितना है, और इनके बीच में कितने ये ब्लेड्स दिए गए हैं, बस इतना बताया, कितने डिस्क दिए गए हैं, डिस्क के बीच में गैप कितना है। तो साइज हमें पता लग गया यहाँ से। उसके बाद में बात करेंगे तो एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, जो कि हमने अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद में हमने एक वैल्यू पुट कर दी, स्पीड कितनी बता दी हमने, 5 बता दी, विड्थ बता दी हमने, एक एफिशिएंसी बता दी 80, और डिवाइड कर दिया 1000 से, 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 1000 बन गया। तो 0.4 हेक्टेयर पर आवर, यानी 1 घंटे में 0.4 हेक्टेयर एरिया हमारा ये जो डिस्क हैरो है, वो अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैक्टर चलेगा और उसके साथ ऑपरेट किया जा रहा है 5 डिस्क के साथ में, जिनमें 20 सेंटीमीटर का गैप हो, तो 0.4 हेक्टेयर एरिया 1 घंटे में कवर कर लेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको। इतना सिंपल सा न्यूमेरिकल था, कुछ भी नहीं है।
ठीक है, फिर फटाफट से सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल क्या बोलता है, 3 इंटू 30 सेंटीमीटर का प्लाऊ है जिसकी मूविंग स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर है। ये क्या कर रहा है, ये कैलकुलेट हाउ मच टाइम इट टेक्स टू प्लाउ 500 इंटू 500 मीटर फील्ड व्हेन द फील्ड एफिशिएंसी इज 70%। इनको भूल जाते हैं एक बार के लिए, हम इसकी एक्चुअल फील्ड एफिशिएंसी, एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर को मीटर में लिखा तो 0.90 मीटर। ठीक है, तो वही कर दिया एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी में S इंटू डब्ल्यू इंटू ई बाई 1000। तो S की वैल्यू कितनी 0.90, सॉरी S की वैल्यू स्पीड थी ना, स्पीड थी 4, विड्थ होगी 0.90 और आपकी एफिशिएंसी कितनी होगी 70/1000। तो इसको कैलकुलेट किया तो क्या आंसर आया देख लेते हैं अपने। इन सारी चीजों को कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये आंसर आया कि 0.25 हेक्टेयर पर आवर। यानी मतलब क्या हो गया कि एक घंटे में कितना, एक घंटे में 0.25 हेक्टेयर एरिया हमारा कवर कर पा रहा है। अब हमको पता है कि एक हेक्टेयर के अंदर कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर रहता है। तो 0.25 हेक्टेयर के अंदर कितना रहेगा, 2,500 मीटर स्क्वायर एरिया रहेगा एक हेक्टेयर के, सॉरी आपके 0.25 हेक्टेयर में। यानी हमने क्या बता दिया कि हमारा जो ये इम्प्लीमेंट है वो 2,500 मीटर स्क्वायर एरिया एक घंटे में कवर कर पा रहा है। और इसने हमें बोल दिया कि आप हमें बताओ कि 500 इंटू 500 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने में, यानी 25,000 मीटर स्क्वायर एरिया को, क्योंकि ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, इसको कल कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 25,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसने सिंपली पूछ लिया कि बता दो भैया 25,000 मीटर स्क्वायर को कवर करने में 25,000 हुआ, कितना हुआ लाख हो गया ना, सॉरी 2,50,000, इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो एक घंटे में 2,500 कर पा रहे हैं तो 100 घंटे में इतना कवर कर लेंगे। इस तरीके से निकालेंगे उसे, उसे भी निकालने का बिल्कुल सिंपल मेथड रह जाएगा आपके सामने इस तरीके से कि 500 इंटू 500 डिवाइड बाई 2500, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा 100 आवर्स। अब इसमें कोई डाउट रहा तो मेरे को बताओ फटाफट से। चलो ये लास्ट आप न्यूमेरिकल देख लीजिए, 4 बॉटम का 40 सेंटीमीटर का है तो टोटल विड्थ कितनी रह जाएगी, 40 इंटू 4 यानी 160 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करूंगा कितना रह जाएगा 1.6 मीटर। स्पीड दे दी 5.5 किलोमीटर, एफिशिएंसी दे दी 75% और रेट ऑफ डूइंग पूछ रहा है कि एक घंटे में कितना काम करेगा, यानी एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी पूछ रहे हैं। सारी चीजों को बस वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला में और आंसर निकल आएगा। आपके सामने आंसर है 1.6, इसकी क्या होगी विड्थ होगी, स्पीड होगी इसकी कितनी 5.5 और आपकी ये 75% इसकी एफिशिएंसी होगी। 1000 से डिवाइड कर दिया 0.66 हेक्टेयर पर आवर। इतने सिंपल न्यूमेरिकल आपके 4 नंबर के क्वेश्चन में कई बार देखने को मिल जाते हैं और जो नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में अपने करेंगे उस टाइप के न्यूमेरिकल आपको 15 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं। अभी तक हमने 2 टाइप के न्यूमेरिकल कर लिए इंजीनियरिंग में, एक इंजन से रिलेटेड किए थे जिसमें इंड्यूस्ड हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर और फ्रिक्शन हॉर्स पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे। और ये न्यूमेरिकल है जो किससे रिलेटेड है, फील्ड कैपेसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। तो ये आपको अच्छे से समझ आए कि नहीं आए आप मेरे को कंफर्मेशन दे दीजिए और कल आप इन न्यूमेरिकल्स को एक बार दोबारा अच्छे से पढ़ के उसके बाद में क्लास ज्वाइन करना, क्योंकि कल की क्लास में इससे रिलेटेड थोड़ा सा पार्ट रहेगा। जो न्यूमेरिकल अपने कल की क्लास में करेंगे उसका जो एंड पार्ट है वो एंड पार्ट इससे रिलेटेड रहेगा थोड़ा। अगर आपको ये वाले न्यूमेरिकल्स नहीं आते तो वो न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आ पाएंगे। ओके, तो यहाँ कोई डाउट है किसी को तो बताइए। उसके अलावा आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको मॉडल क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और प्रैक्टिस करके हो सके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना और सॉल्व करके मुझे क्या करना, व्हाट्सअप करना। ठीक है, अलग अलग से। तो ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में।